सबको एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मोहम्मद GM में। और आज जो हम देखने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था संघीय व्यवस्थापिका के संबंध में, जिसमें अब तक जो हमने देखा है संसद के गठन के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा का गठन, सदस्यों की योग्यताएं। इसके अलावा हमने जो देखा था उसमें दोनों सदनों के अध्यक्ष और सभापति के बारे में और अध्यक्ष के कार्यों के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी के आगे संसद के कार्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, संसद के कार्य। संसद के कार्यों में सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहला जो कार्य आता है, सबसे प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका कहलाती है। संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को जो काम है कि पूरे राज्य की व्यवस्था करना, और व्यवस्था के लिए उसको या व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है, कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, यानी कि विधियों की। तो सबसे पहला कार्य ही इसका सर्वप्रमुख कार्य जो होता है, प्राथमिक कार्य या प्रारंभिक कार्य कह सकते हैं उसको, वो होता है विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाना। तो संविधान के द्वारा जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, हमारे देश के संविधान ने भी शक्तियों का विभाजन किया है 3 सूचियों में, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। तो शक्तियों का जो विभाजन है, उस विभाजन के आधार पर संघ सूची, संवर्धित सूची, इन दो सूचियों में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर तो संसद कानून बनाती ही है। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय ऐसे विषय जो किन्हीं भी सूचियों में लिखे हुए नहीं हैं, उन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति या विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। उदाहरण के लिए साइबर कानून, इंटरनेट से संबंधित जो भी जालसाजियाँ होती है, अपराध होते हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाना। तो साइबर कानून जो है विषय, वो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, और न ही संवर्धित सूची में। तो ये विषय स्वतः ही संसद के पास चला जाता है अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत। तो इन विषयों पर विधि निर्माण करना संसद का कार्य है। और कतिपय परिस्थितियों से मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्र के सामने कुछ विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, आपातकाल हो गया, तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। एक तो आपातकाल में बना सकती है, दूसरी बात जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन चल रहा हो, विधानसभा अस्तित्व में न हो, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। इसके अलावा अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, इसलिए संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस स्थिति में उस प्रस्ताव के आधार पर भी संसद कानून बना सकती है। और इसके अलावा अगर राज्य विधानसभा चाहे कि किसी विषय पर जो कि राज्य सूची में दिया हुआ है, उसके ऊपर संसद को कानून बनाना चाहिए, अगर ऐसा प्रस्ताव राज्य की विधानसभा भी अगर पारित कर देती है, तो उस विषय पर भी संसद कानून बनाती है। तो यह संसद की विधि निर्माण शक्ति है। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, वो हम अलग से टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जो कार्य होता है धन विधेयक पारित करना। धन यानी कि फाइनेंशियल बिल या फाइनेंस बिल जिसको कहते हैं, वो विधेयक पारित करना। अब धन विधेयक क्या होता है, इसकी परिभाषा, ठीक है, मतलब धन विधेयक किस तरीके से पारित किया जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है। और धन विधेयक होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 110 में। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा से तो सिर्फ उसकी स्वीकृति ली जाती है, ठीक है। और रखता कौन है, ये भी ध्यान रखना। धन विधेयक वित्त मंत्री
प्रस्तुत करता है। जिसके पास भी वित्त मंत्रालय का कामकाज होता है वही मंत्री, ठीक है, धन विधेयक बनवाता है और राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके विधानसभा या संसद में लोकसभा में रखा जाता है। और जब लोकसभा में ये पारित हो जाता है तो उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है उसकी स्वीकृति के लिए। और राज्यसभा के लिए ज़रूरी होता है कि वो 14 दिन की अवधि में धन विधेयक को पारित करे। और अगर वो पारित नहीं भी करती है, अगर रिजेक्ट कर देती है या उसमें वो कहती है कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ठीक है, तो अगर वो पारित ना भी करती है तो भी वो पारित माना जाएगा। अगर वो बताते कि इसमें संशोधन होना चाहिए, ठीक है, और संशोधन बता करके अगर वो वापस लोकसभा में भेज देती है तो उस संशोधन को मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर होता है। अगर वो चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को माने, नहीं तो नहीं माने और उसको उसी रूप में पारित कर दिया जाएगा, पारित समझा जाएगा। और धन विधेयक अनिवार्यतः सरकारी विधेयक होता है क्योंकि यह सरकार के मंत्री के द्वारा, कौन सा मंत्री, वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, इसलिए वो हमेशा सरकारी विधेयक ही कहलाएगा। इसके बाद देखिए आप, संविधान संशोधन से संबंधित कार्य, तीसरा कार्य है इसका, समाज और राष्ट्र में क्या होता है कि परिस्थितियाँ, समाज निरंतर बदल रहा है, ठीक है, समाज में निरंतर बदलाव आ रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है और इन परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप, यानी कि इसके साथ सामंजस्य बिठा करके रखते हुए जनता की उम्मीदों को भी पूरा करना है, जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करना है। इसके लिए भी ये दो मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन का कार्य भी करती है। तो संशोधन प्रक्रिया के आधार पर, यानी कि संशोधन किस तरीके से किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके आधार पर दो प्रकार के संविधान होता है। एक तो होता है लचीला संविधान, जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। लचीला संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन हो सके, आसानी से बदलाव हो जाए। और दूसरा होता है कठोर, जहाँ पे संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कठोर होती है। इसलिए कठोर होने की वजह से क्या है कि बहुत ही कम संशोधन हो पाते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान 200 साल 250 साल पुराना संविधान हो गया, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ 24 या 25 संशोधन ही हुए हैं। जबकि भारत का संविधान इन दोनों के बीच की कैटेगरी का है, न तो ज़्यादा लचीला है न ज़्यादा कठोर है। और भारत के संविधान में अब तक कितने 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। फिर भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान ने किसको दी है, संसद को दी है। और अनुच्छेद क्या है इसका, अनुच्छेद 368 इसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो इसमें लिखा हुआ है। तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत, यानी कि संसद के जो कुल सदस्य संख्या है, ठीक है, उस सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी सदस्य संख्या है, 545 प्लस 245, ठीक है, बटा 2 प्लस 1, ठीक है, ये साधारण बहुमत होता है। दूसरा जो तरीका है कि अब इसका जो उदाहरण है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करती है, बाउंड्रीज में परिवर्तन करती है, नया राज्य बनाती है, ठीक है ना, या 2 राज्यों से कुछ हिस्से निकाल करके नया राज्य बना देती है, या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना देती है, तो इस तरह के जो विधेयक आते हैं वो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। या फिर संविधान में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान हैं वो भी इसी से पारित होते हैं, साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है इसमें संशोधन का तरीका वो है विशेष बहुमत के द्वारा परिवर्तन, जिसमें जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य और उपस्थित सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य संख्या तो वो बता दें 545 प्लस 245, ठीक है। अब इनमें से जितने उपस्थित होते हैं, ठीक है, उनका 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत का मतलब होता है 67%, ठीक है। ये 100 में से 67% सदस्य होंगे तो ही वो पारित माना जाएगा, ठीक है। 66.33 होता है, ठीक है ना, इस तरह से ये डिजिट आगे चलते रहते हैं, तो इसका मतलब वो 66 प्लस आप बनी मान लीजिए 67% होंगे तो ही वो पारित होगा। ये होता है बहुमत साधारण, ठीक है, विशेष बहुमत। और तीसरा होता है विशेष बहुमत, यानी कि ये तो होना ही चाहिए प्लस
आधे राज्यों की विधानसभाएं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी वो प्रस्ताव पारित करवाना होगा, संविधान संशोधन पारित करवाना होगा। तो ये वाली जो प्रक्रिया है तीसरी वाली संशोधन की, वो होती है कठोर प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आते हैं, जैसे संघ और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, अगर उसमें परिवर्तन करना हो, बदलाव करना हो, विधायी संबंधों में परिवर्तन, यानी कि जो तीनों ही सूचियां हैं उन सूचियों के संबंध में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसके संबंध में नया या फिर नया कोई सरकार टैक्स लगाने जा रही है, ठीक है ना, तो वो इसी में आएगा। फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसके संबंध में जो भी संशोधन किए जाएंगे इनके संबंध में, उनके लिए 2/3 बहुमत के साथ में राज्यों की विधानसभाओं में भी उसको पारित करवाना जरूरी होगा। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए आप, सबसे पहले किसी भी सदन में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य कौन होता है, जो मंत्रिपरिषद का मेंबर होता है, ठीक है, उसके द्वारा अगर विधेयक रखा जाता है कोई भी मंत्री के द्वारा तो वो कहलाएगा सरकारी, और इनके अलावा अगर कोई दूसरा सदस्य रखता है तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। तो इस प्रकार से विधेयक लाया जाता है। एक सदन से जब वो विधेयक पारित हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहाँ से भी जब ये विधेयक पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तीसरी वाली कंडीशन आती है संविधान संशोधन के संबंध में कि राज्यों की विधानसभाओं से समर्थन लिया जाना आवश्यक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब दूसरे सदन में भी पास हो जाएगा तो उसके बाद वो जाएगा राज्यों के पास में, राज्य की विधानसभा जब उसको पारित कर देगी तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिलेगी तो वो विधेयक क्या होगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। उससे जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वो मसौदा या विधेयक कहलाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होते ही वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगी। दूसरे सदन में अगर पास नहीं होता है, मान लिया दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है या उसमें कुछ ऐसे बदलाव करता है कि आप इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो, है ना, कि इसमें ये चेंज करो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ही बिल्डिंग में दोनों सदनों के सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठ करके उस विषय पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मतदान होगा, ठीक है। और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, जिसको हम अध्यक्ष भी कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। और उस समय क्या होता है कि क्योंकि अब आप देख चुके हैं कि लोकसभा के कितने मेंबर है, 545, राज्यसभा के कितने हैं, 245, तो सदस्य किसकी ज़्यादा है, लोकसभा की ज़्यादा है। तो अगर दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उस वक्त क्या होगा, वही होगा जो लोकसभा चाहेगी, ठीक है, उस वक्त राज्यसभा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि संविधान संशोधन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, या राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा ने पारित नहीं किया, तो उस स्थिति में दोनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है, क्योंकि संविधान में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यह नहीं होता है, संयुक्त बैठक नहीं होती है जब विधेयक संविधान संशोधन का आता है, ठीक है। अब संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। प्रोसेस जो है पूरा, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी सदस्य इसको रख सकता है, ठीक है। अब एक सदन से अगर वो पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, ठीक है। दूसरे सदन से भी अगर वो पास हो जाता है, इफ बिल इज पास, तो वो क्या होगा, अगर साधारण विधेयक है तो वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। सिग्नेचर करेगा मतलब उसको स्वीकृति दे देगा और वो कानून बन जाएगा। अब दूसरा ये है कि अगर राष्ट्रपति ये कहता है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए विधेयक पर, ठीक है, पुनर्विचार किया जाए, तो वो वापस लौट करके संसद में आ जाएगा और संसद में एक बार फिर से यह प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है
कि ये जो पुनर्विचार जो है वो सिर्फ साधारण विधेयक पर है। ठीक है, साधारण विधेयक को ही वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर विधेयक धन विधेयक होता है या संविधान संशोधन का विधेयक होता है, ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो विधेयक हैं उनका पुनर्विचार नहीं हो सकता है, पुनर्विचार नहीं होगा उनके ऊपर। उसके ऊपर राष्ट्रपति को कंपलसरी उसको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, ये तो हो गया साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, दूसरा, अगर ये तो प्रोसेस हो गया कि अगर दूसरा सदन भी इसको स्वीकार कर लेता है, पास कर देता है। अगर मान लिया जाए कि दूसरा सदन इसको पास नहीं करता है, ठीक है, अगर पास नहीं करेगा तो क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी। वो संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ठीक है, साधारण विधेयक होगा तो ही संयुक्त बैठक होगी, बाकी नहीं होगी। संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होती है, सिर्फ साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। मान लिया जाए उसने कुछ सिफारिशें दे दी कि भाई इसमें यह बदलाव होना चाहिए, ठीक है, तो वो वापस घूम करके सदन के पास आएगा, पहले सदन के पास में, वहाँ पर फिर से उसके ऊपर विचार होगा और फिर से इसके पास आएगा और फिर इसको वो स्वीकृति दे देगी। ठीक है, अब मान लिया जाए दूसरे सदन ने संविधान संशोधन वाला विधेयक है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें और राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, तो एक सदन से पास हो जाएगा, दूसरे सदन से भी पास हो जाएगा, दूसरे सदन से पास होने पर वो जाएगा राज्यों के पास, और राज्यों की जब स्वीकृति मिल जाएगी तो वो जाएगा राष्ट्रपति के साथ में, और राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त करके वो संशोधन प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एक संविधान संशोधन या साधारण विधेयक का ये प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में कि विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है भारत के संविधान में। अब विधेयक क्या होता है, विधेयक दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार के। एक तो साधारण विधेयक, ठीक है, जिसको गैर सरकारी, साधारण विधेयक गैर सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। धन विधेयक सिर्फ सरकारी विधेयक होता है, और संविधान संशोधन सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, यानी कि सरकार का कोई मिनिस्टर भी रह सकता है या सदन का कोई दूसरा सदस्य भी रख सकता है। इसको सिर्फ सरकार का सदस्य रखता है, वित्त मंत्री रखता है। साधारण विधेयक गैर सरकारी होता है, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। सरकारी गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, सेम एज संविधान संशोधन। ठीक है, अब लोकसभा का पलड़ा भारी होता है, किसकी दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है, जो मैंने बता दिया। ठीक है, वित्त मंत्री रखता है। और संविधान संशोधन की अगर बात करें तो दोनों सदनों की समान शक्ति है, यानी कि दोनों सदन पास करेंगे तो ही वो संविधान संशोधन पास होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, अगर लोकसभा पास कर देगी, राज्यसभा पास नहीं करेगी तो फेल हो जाएगा, राज्यसभा पास कर देगी, लोकसभा पास नहीं करेगी तो भी फेल हो जाएगा। तो दोनों की पावर इसमें एक जैसी है, संयुक्त बैठक संविधान संशोधन में नहीं होती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका को कंट्रोल करना, कि कार्यपालिका को कंट्रोल कैसे करती है संसद। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में जो लोकसभा की जो पावर है, लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी सरकार बनाती है। सरकार का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा में से होता है, राज्यसभा में से नहीं होता है। हाँ, कार्यपालिका के कुछ सदस्य मिनिस्टर्स या खुद प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, लेकिन सरकार बनी रहे 5 साल पूरी चले, इसके लिए लोकसभा में समर्थन होना आवश्यक है। तो जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की सरकार चलेगी। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका क्या होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में नेताओं को जनता के पास जाना पड़ता है, वोट मांगने पड़ते हैं। जनता, सरकार ने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया, जनता को जवाब देना होता है। अगर जनता संतुष्ट होती है तो ही उस सरकार को वापस चुनाव जिताती है। बाकी क्या करती है, अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टी को सरकार सौंप देती है, दूसरी पार्टी सरकार बना लेती है। इसलिए क्या होती है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन, निर्वाचित प्रतिनिधि कौन, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। अब नियंत्रित करने के तरीके कौन कौन से हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल।
इनमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री से, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकता है, और सरकार के मंत्रियों को, सरकार को यानी कि सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है, उस प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कोई भी अगर कोई ऐसा आवश्यक घटनाक्रम हो, किसी भी चीज़ पर सरकार का ध्यान खींचना हो तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। काम रोको प्रस्ताव, संसद में जो काम चल रहा है उस काम को बीच में से रोकना और नए विषय पे काम शुरू कर देना। ठीक है, कि आप जो है फिलहाल ये काम बंद करो और इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्थिति में जो काम चल रहा होता है रूटीन का, उसको रोक करके नए विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। और सबसे प्रमुख जो इसमें लोकसभा का हथियार होता है वो अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है और वो हमेशा विपक्ष के द्वारा। ठीक है, तो जैसे अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में किसका बहुमत है? बीजेपी का बहुमत है, भाजपा का। और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, यानी कि भाजपा के अलावा जो दूसरी पार्टियां होती है वो होती है विपक्ष में। ठीक है, वो पार्टियां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ भी हो सकता है या सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, और दूसरा होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार की ओर से लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा और विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा। ठीक है, ये इसमें दिया जाता है और ये किसमें? सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा से पास होने के बाद फिर जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता होती है राज्यसभा की। तो वैसे राज्यसभा की इसमें स्वीकृति की जरूरत होती ही नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। और अगर पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार को इस्तीफा देना है, पारित नहीं होता है तो भी सरकार को इस्तीफा, अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो इस्तीफा देना होता है। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा की यानी कि संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी कि संसद के जो मेंबर्स होते हैं वो निर्वाचन भी करते हैं, चुनाव भी करते हैं। वो चुनाव किसका करते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा वो किसका चुनाव करते हैं? लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के द्वारा अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? अपने उपसभापति का, जो कि उन मेंबर में से कोई एक होता है, और सभापति तो खुद उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इनका चुनाव भी संसद के सदस्य करते हैं। फिर देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में देखिए आप, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके पद से हटाने संबंधी प्रस्तावों की जांच करती है। यानी कि अगर इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगर किसी जज के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आता है कि इन्होंने गलत काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव की जांच की जाती है। और अगर वो आरोप सही साबित होते हैं, ठीक है ना, लगाए गए आरोप की अगर सत्यता साबित हो जाती है, अगर वो सही है आरोप, तो उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति को किस प्रस्ताव से हटाया जाता है, ये ध्यान रखना, महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति के खिलाफ सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव ही आता है। उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, और उसको कहते हैं संकल्प पत्र। ठीक है, इसके लिए महाभियोग, इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए संकल्प पत्र लाया जाता है। तो राज्यसभा से पारित होने के बाद वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा से पारित होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, और न्यायाधीशों को हटाया जाता है किस आरोप पर? कदाचार के आरोप पर। अगर उन्होंने गलत आचरण किया है, भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे आरोप अगर सही साबित हो जाते हैं तो उनको हटा सकती है एक प्रस्ताव पास करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो लास्ट जो बच गया है वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि संसद में विधि कैसे पास की जाती है, उसका क्या प्रोसेस है। तो विधि निर्माण की जो प्रस्ताव, जो विधि बनाई जाती है, ठीक है, विधि बनने से पहले ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो होता है या जो मसौदा होता है उसको कहते हैं विधेयक। ठीक है, विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके। ठीक है, धन विधेयक सिर्फ
तो सबसे पहले विधेयक, तो विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़ करके धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पहले लाया जाता है, ठीक है। बाकी साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इसका प्रोसेस, किसी भी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, ठीक है। प्रथम वाचन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी सदस्य विधेयक ला रहा है वो सदन में खड़े होकर के प्रस्ताव रखने की स्वीकृति मांगता है कि भाई मैं ये विधेयक जो है इस वजह से, इस विषय से संबंधित है और इस वजह से जो है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ सदन के समक्ष, सदन इसकी स्वीकृति प्रदान कर दे। और आमतौर पे सदन क्या करता है, स्वीकृति दे देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक तारीख फिक्स कर देते हैं, एक डेट दे दी जाती है कि अगली बार इसके ऊपर विचार जो है हम इस तारीख को करेंगे, तो वो होता है उसका द्वितीय वाचन की तारीख, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उस विधेयक पर चर्चा होती है, शुरू होती है, तो वो कहलाता है द्वितीय वाचन, ठीक है। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि सदन द्वारा स्वयं विचार करना, इसमें तय किया जाता है दूसरे वाचन में कि या तो उस विधेयक पर वो स्वयं विचार करे या फिर उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दी जाती है। अब अगर खुद ही विचार करना है तो ठीक है, अगर वो प्रवर समिति को सौंपा जाता है तो प्रवर समिति उस विधेयक के हर एक प्रावधान पर बारीकी से विचार करता है, ठीक है। बारीकी से विचार करता है उसमें हर एक प्रावधान पर विधेयक के, उसके ऊपर विचार करके फिर वो जो है एक प्रतिवेदन बनाता है, ठीक है। प्रवर समिति प्रतिवेदन तैयार करती है उस विधेयक पर और वो प्रतिवेदन क्या किया जाता है, वापस संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो तारीख दी जाती है कि भाई आपको इस तारीख को वापस रिपोर्ट देनी है, आपने क्या विचार किया, ठीक है। तो वो प्रतिवेदन उस निश्चित तिथि को इसमें दे दिया जाता है। फिर उस विधेयक के ऊपर क्या होती है, चर्चा होती है, ठीक है। प्रतिवेदन पर क्या होता है इसमें, उसके बाद जो ये प्रतिवेदन देते हैं उस प्रतिवेदन पर बहस होती है, ठीक है। जो मूल विधेयक होता है उसके ऊपर नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि मूल विधेयक तो जनाब प्रवर समिति को दे दिया है, प्रवर समिति में जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट दी है, प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है प्रतिवेदन की, उसी के ऊपर विचार होता है, बहस होती है, विचार विमर्श होता है और उसके ऊपर क्या होता है, मतदान होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये विधेयक पास होकर के जाता है कहाँ पर, तीसरे वाचन के लिए, ठीक है। मतदान हो जाता है, मतदान होने के बाद उसकी अगली डेट फिक्स कर देती है कि दोबारा उस विधेयक पर हम इस डेट को जो है विचार करेंगे, ठीक है। उस डेट को क्या होता है, इसका तीसरा वाचन होता है। तीसरे वाचन में क्या होता है, सिर्फ शाब्दिक या औपचारिक संशोधन किए जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे की जा चुकी होती है दूसरे वाचन में, ठीक है। औपचारिक संशोधन के जो किए जाते हैं और एक सामान्य चर्चा की जाती है विधेयक पर और उसके बाद उसके ऊपर मतदान किया जाता है और मतदान करने के बाद जब वो विधेयक पास हो जाता है तो वो फिर जाता है दूसरे सदन में, ठीक है। दूसरे सदन में वापस यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया, वहाँ पर भी इसके 3 वाचन होते हैं और यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। ये दूसरे सदन वाला प्रोसेस, तीनों ही प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दूसरा सदन इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद यानी कि तीनों वाचन के बाद में अगर इसको पारित कर देता है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। अब साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो एक बार फिर से वही प्रोसेस फिर से शुरू होता है, दोबारा विचार किया जाता है और दोबारा विचार करने के बाद अगर वो फिर से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को उसके ऊपर स्वीकृति अनिवार्य रूप से देनी होती है दूसरे सदन में, ये प्रोसेस, ठीक है। तीनों ही प्रक्रियाएं फिर से चलेगी, तीनों वाचन फिर से होंगे और वो होने के बाद जब दूसरा सदन से पूरा हो जाता है, पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए और राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकृति दे देगा तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। वो अगर मान लिया कि उसने पुनर्विचार के लिए लौटाया कि आप इसके ऊपर फिर से विचार करो, ठीक है, तो उसको जो है फिर से संसद में भेजा जाएगा और एक बार फिर से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि अगर दूसरे सदन से पास हो जाए। अगर मान लिया कि दूसरे सदन से पास नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी अगर साधारण विधेयक है तो, ठीक है। और संयुक्त बैठक में क्या होगा, मैंने बता दिया है कि संख्या बल की दृष्टि से लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त बैठक में वही होगा जो लोकसभा चाहेगी, ठीक है। तो अपने संख्या बल के आधार पर वो उस विधेयक को पारित करवा लेती है और संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद फिर से वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वो विधेयक कानून बन जाता है।
ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आपका ये चैप्टर संघीय व्यवस्थापिका समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।